अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट। आज का हमारा मौजू है, आज का बहुत सुलगता हुआ मौजू है और वो है डक्की भाई। हर बंदा डक्की भाई पे बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, और हम आप तक जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो डक्की भाई के नाम से हम आप तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए आज का हम व्लॉग करते हैं जो कि डक्की भाई के बारे में। क्या आप जानते हैं कि 1 लाख व्यूज हो जाएं, 10 लाख फॉलोअर्स हो जाएं, 20 लाख फॉलोअर्स हो जाएं, या करोड़ों लाइक्स हो जाएं या व्यूज हो जाएं, ये सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर ही होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर यही क्लिक आपको अच्छी भली आपकी पुरसुकून जिंदगी से निकाले और जेल की सलाखों के पीछे फेंक दे। ऐसा ही हुआ है। किसके साथ? डक्की भाई के साथ। और आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा और हम आज के व्लॉग में ये देखेंगे कि इसमें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इसमें क्या सबक है। ये कहानी उन गलतियों की है जो हमसे भी हो सकती है, जो मैं भी कर सकता हूं, जो आप भी कर सकते हैं, और उन सबकों की है जो हम भी सीख सकते हैं, जो मैं भी सीख सकता हूं, जो आप भी सीख सकते हैं, और जो हमने आने वाली अपनी नस्लों को भी सिखाना है, जो हमने अपने बच्चों को भी बताने हैं। तो आज के व्लॉग में हम ठहरेंगे, हम सोचेंगे और फैसला करेंगे कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आज का व्लॉग आप पूरा सुने, ताकि आपको मामले की हकीकत का मुकम्मल तौर पर इदराक हो और आपको पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डक्की भाई है कौन? असल में आज हम जब बात कर रहे हैं डक्की भाई की, तो ये पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में से एक हैं, और इनका असल नाम तो सादुर रहमान है। वो पाकिस्तान के उन चंद यूट्यूबर में शामिल हैं जो 1997 से 2017 से जो है ये इन्होंने काम शुरू किया, और इनका अंदाज तंजिया भी रहा, मजाहिया भी रहा, मुतनाज़ा भी रहा, गालम गलोच पे मबनी भी रहा, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी होते रहे। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई 1997 को ये पैदा होते हैं, लाहौरिये हैं। इनके वालिद अपनी ज़िंदगी के 11 साल जापान में भी गुजार के आए हैं। बहुत संजीदा और बड़े ज़हीन इंसान हैं। उन्होंने पीएचडी की कंप्यूटर्स में और 11 साल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के जापान में गुजारे और फिर पाकिस्तान वापस आ गए। ये तो उनके वालिद साहब हैं। जहाँ तक डक्की भाई की बात है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कंप्यूटर्स में बैचलर्स की है, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने दरमियान में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब इस बारे में कोई चीज़ अभी वाज़ेह नहीं है। बहरहाल 2017 में इन्होंने यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस के साथ इन्होंने जो है वो अपनी शोहरत बनानी शुरू की। शैम आइड्रिस जो है, जो कनाडा के एक मशहूर व्लॉगर हैं जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, उन पर इन्होंने रोस्ट वीडियोस बनाई और रातों रात इन्होंने लोगों के अंदर मकबूलियत पा ली। आज इनके यूट्यूब चैनल्स पर मिलियंस की तादाद में सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। वो 2 अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ, शोहरत जो है, ये सब कुछ तनाज़ात को भी साथ लेके आया है। आप जानते हैं कि हर हीरो की तरह हर इंसान की एक कहानी होती है, एक उसका ख्वाब होता है, जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं और आप, हम सब लोग भागते हैं। डक्की भाई का भी एक ख्वाब था, जैसे आपका और मेरा होता है। एक छोटे से शहर से निकलें, एक आम से घर से निकलें, कुछ बड़ा नाम कमाएं, कुछ बड़े रुपए कमाएं, और आसानी और आसाइश की ज़िंदगी हासिल करें। शोहरत भी हो, नाम भी हो, पैसा भी हो, हर इंसान की ये ख्वाहिश है। फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने दुनिया में आजकल जो सबसे तेज रफ्तार रास्ता था वो उन्होंने इख्तियार कर लिया, जो कि सोशल मीडिया का था। सोशल मीडिया में आ गए वो। उनकी मखसूस बात यह थी कि वो आम आदमी की ज़ुबान बोलते थे, हंसाते थे, दिल लगाते थे, मजाक करते थे। लेकिन फिर साथ साथ में उन्होंने क्या किया? अपनी मकबूलियत को देखते हुए उसको बरकरार रखने के लिए अपनी ज़ुबान में गंदगी को उंडेलना शुरू कर दिया। यही वजह है कि बुशरा अंसारी साहिबा के साथ भी उनकी एक मुठभेड़ हुई, और उसमें भी इनको काफ़ी बदनामी या शोहरत, इन्होंने, मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक कुलिया अपना लिया था कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो मेरा ख्याल है डक्की भाई के साथ भी यही हुआ है।
इनकी सारी स्टोरी में हमें जो सबक मिलता है कि शोहरत एक ताकत तो है, और हर ताकत की तरह एक जिम्मेदारी भी हर ताकत के साथ इन्वॉल्व होती है। बहरहाल इसी ताकत के नशे में, इसी शोहरत के नशे में और इसी पैसे के रेल पेल के नशे में फिर वो लम्हा आया कि जब डकी भाई अपना रास्ता बिल्कुल ही भूल गए, भटक गए। और इसी डकी भाई ने, जिस पर लोगों ने एतबार किया, इसने उन्हीं मासूम लोगों को, आप जैसे मासूम लोगों को वो प्रमोट करना शुरू कर दिया जो खानदानों को तबाह कर देता है। जी जी, जो खानदानों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये एप्स ऐसी थी जो कि जुए से रिलेटेड थी। मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा, मैं नाम लूंगा तो उनकी और मशहूरी होगी उन एप्स की। बहरहाल वही जुआ जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जुआ जो किसी का ना हुआ, तो इन्होंने जुए वाली एप्स जो हैं, और एप्स भी वो उनसी जो इंडिया से ऑपरेट हो रही हैं। यानी कि जुआ एक तो वैसे ही हराम, आप जानते हैं ये वो चीज़ें हैं जो एक नौजवान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। फिर जुआ इस्लाम में भी हराम है और सख्ती के साथ हराम है। लेकिन इसे आगे देखें कि ये जितनी भी एप्स थी ये सारी की सारी ऑपरेट हो रही थी इंडिया से। तो जुए का जितना पैसा पाकिस्तान का था, आप वो कन्वर्ट करते थे ज़र मुबादला में, डॉलर्स में, और भेज देते थे इंडिया को। एक तो हराम, ऊपर से आप अपने दुश्मन का जो है वो पेट भर रहे हैं, उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं कि कल को वो इन्हीं पैसों से असला खरीदे और आप पर चलाए। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी, बल्कि हम ये कहेंगे कि उनकी गिरफ्तारी एक कानूनी कार्रवाई के अलावा हम सब के लिए एक वार्निंग है। आप लाइक्स और फॉलोअर्स के लालच में एक गलत काम को सही साबित नहीं कर सकते। इखलाकियात हमेशा सबसे पहले आती है। तो अब सवाल यह है कि हम करें क्या, कैसे पहचानें कि कौन सा मवाद फॉलो करने वाला है, कौन सा नहीं है, किसको सब्सक्राइब करें, किसको ना करें। मैं सिर्फ आपको 2 असूल बता देता हूं, आप उनको नोट करें और अपने बच्चों तक भी ये बात पहुंचाएं। मैं और आप, हम दोनों एक सवाल करते हैं कि क्या ये मवाद या ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं या जो आप देखने लगे हैं, आपकी ज़ात को, आपकी औलाद को या मुआशरे को कोई नुकसान पहुंचा रहा है? क्या ये जुआ, नफ़रत, धोखाधड़ी और कहीं दूसरे के खिलाफ तो नहीं है? कहीं ये लड़ाई झगड़े का मौजब तो नहीं बनेगा? फिर आप ये देखें कि क्या जो व्लॉग आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जिस पे आप अपना टाइम लगा रहे हैं, क्या उस व्लॉग को देखने का आपको कोई फायदा भी होगा? 2 चीजें हैं सिर्फ जो आपने देखनी है। डकी भाई की कहानी को यहीं खत्म तो नहीं हुई, हर कहानी में मोड़ आते हैं। उम्मीद तो है कि वो इस कहानी से सबक सीखेंगे और हमारी कहानी जैसे लिखी जा रही है वैसे इनकी कहानी भी लिखी जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो कल को सजा से बच गए, जो कि मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अभी इनके ऊपर जुए की एप्स का मुकदमा हुआ है और इनके ऊपर जो दूसरा मुकदमा होने जा रहा है वो है इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का। देखिए, पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से आप जो रकम कमा रहे हैं, एक तो वो गैर कानूनी तरीके से कमाई आपने, गैर कानूनी एप्स को आपने प्रमोट किया, और फिर उससे जो रकम कमाई है उसमें से एक हिस्सा आप इंडिया को भेज रहे हैं। तो इंडिया को आप किस चैनल से भेज रहे हैं? सीधी सी बात है, आप कोई कानूनी चैनल से तो नहीं भेज रहे हैं, हुंडी से, हवाले से, किसी भी तरीके से आप भेज रहे हैं, लेकिन वो कानूनी तरीका नहीं है। तो मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि ये जो मुझे जो लग रहा है, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये साबित भी हो जाएगा कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलेगा। और अगर इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलता है, धोखाधड़ी का केस भी चलता है, तो ये काम बड़ी दूर तक जा सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हम सबको इस तरह की मुग़ल्लज़ात से, इस तरह के हराम कामों से बचाए, और मेरे बच्चों को भी और आपके बच्चों को भी
अल्लाह ताला इन तमाम हराम कामों से बचाए और इस तरह के गलत व्लॉगरों से भी बचाए। इसी के साथ आज का हम व्लॉग ख़त्म करेंगे और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर और हम सब पर अपना करम, फजल और रहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।